Hello everyone, welcome to this channel of BAPS Pramukh Academy, and this is a very crucial video for the Mains 2026 exam. इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि अगले 50 दिन में हमारे GS4 यानी एथिक्स के पेपर को करने की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए और कैसे हम लोग बेस्ट आंसर्स को लिख सकते हैं इन आवर मेंस एग्जाम। खासतौर पर यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो इस बार मेंस दे रहे हैं, बट ऐसे लोग जो नेक्स्ट ईयर मेंस में अपेयर करना चाहते हैं और अच्छे से एथिक्स का पेपर लिखना चाहते हैं, वो लोग भी इस वीडियो को जरूर देखें और पूरा देखें। इस पूरे टॉपिक पे बात करने के लिए मेरे साथ हैं आज हमारे जीएस पेपर 4 एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड के एक्सपर्ट फैकल्टी श्री धर्मेंद्र भदौरिया सर को मैं इनवाइट करूंगा। सर स्क्रीन पे आए। सबसे इंपॉर्टेंट इस साल के मेंस में, बल्कि मैं कहूं कि हर साल के मेंस एग्जामिनेशन में जो पेपर होता है आउट ऑफ ऑल द जीएस पेपर, वो होता है जीएस पेपर 4। जीएस पेपर 4 जिसके अंदर हमने देखा है लास्ट कुछ सालों में बहुत ही अच्छा स्कोर करते हैं एस्पिरेंट्स, और खासतौर पर जो टॉपर्स होते हैं उनके स्कोर्स बहुत अच्छे होते हैं। यानी ये पेपर ऐसा है जहां पर एक आप अच्छा लीवरेज ले सकते हैं एंड यू कैन स्कोर गुड, और वो आपके टोटल स्कोर पे भी बहुत अच्छा फर्क डालता है। तो लगभग ये सारी चीजें इस पेपर में पॉसिबल है। पेपर 4 कैन बी कॉल्ड एज द लिबरल पेपर, द इजी पेपर, एंड बेस्ड ऑन दिस, ये जो हमारी सारी हमने लोगों के ऑब्जर्वेशंस किए, हमने जितने भी टॉपर्स हैं उनसे बातचीत की, उन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हमें लगता है कि ये सारे जीएस के पेपर में से सबसे ज्यादा स्कोरिंग पेपर भी है, राइट। तो ऐसे और जीएस पेपर 4 लगभग आपके स्कोर्स इसमें सिमिलर होते हैं। तो उस सब चीजों को जानने के लिए मैं धर्मेंद्र सर से पूछूंगा कि सर इस साल की जो जीएस पेपर 4 की स्ट्रैटेजी है वो क्या होनी चाहिए। सर जो मेरा मानना है कि अभी मेंस के लिए टाइम भी कम बचा हुआ है, तो हमारी जो स्ट्रेटजी है वो 15 डेज को टारगेट करके होनी चाहिए, और उसी के रिगार्डिंग हमने पूरा प्लान रखा हुआ है, जिसमें हम प्राइमरीली डिस्कस करने वाले हैं कि पिछली साल का ट्रेंड एनालिसिस क्या है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनको एस्पिरेंट्स को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। साथ ही हम ये देखने वाले हैं कि उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, कि हम कैसे 15 डेज के अंदर एक इफेक्टिव स्ट्रेटजी के साथ काम कर सकते हैं। फिर हमें उस स्ट्रेटजी को बनाने के साथ एग्जीक्यूशन भी करना है, और साथ ही साथ हमें 50 डेज का ऐसा प्लान बनाना है जिसमें हम रिवीजन पे भी फोकस कर सकें। तो इन तमाम चीजों को एक साथ आज की इस वीडियो में सर हम प्राइमरीली डिस्कस करने वाले हैं। राइट। तो एग्जीक्यूशन वाला पार्ट आपको देखना है, प्लानिंग वाले पार्ट में प्रमुख एकेडमी आपके साथ है एंड धर्मेंद्र सर आपके साथ हैं। रेगुलर आंसर राइटिंग हम लोग करवा रहे हैं इन आर प्रवेक प्रोग्राम स्पेसिफिकली मेंस के लिए हमारा प्रोग्राम हर साल होता है। दिस टाइम प्रवेक 3.0 में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम जीएस पेपर 4 के आंसर राइटिंग हो, इवैल्यूएशंस हो, और साथ ही साथ हर पेपर के बेसिस पे हम लोग मेंटरशिप कर रहे हैं। यानी जीएस पेपर 4 जितने भी स्टूडेंट्स हमारे लिख रहे हैं उन सभी के आंसर धर्मेंद्र सर लाइव चेक कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। नेक्स्ट ईयर भी हम लोग सेम करने वाले हैं, यानी जो अगली बार अगले साल के लिए प्रिपेयर करने वाले स्टूडेंट्स हैं उन लोग को याद रखना चाहिए कि नेक्स्ट ईयर भी प्रमुख एकेडमी विल गाइड यू, सपोर्ट यू इन द सेम मैनर एज वी आर डूइंग दिस ईयर। सर सबसे पहले आप पेन लीजिए और समझाइए कि सॉल्यूशन मैपिंग किस तरीके से की जा सकती है, जैसे आपने बताया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 2013 में एथिक्स इंट्रोड्यूस हुआ था, तो 2013 से लेकर के 2025 तक बहुत कुछ बदल चुका है, और स्पेशली जो चेंजेस हैं वो 2021 के बाद आए, क्योंकि 2021 से पहले जो पेपर हुआ करता था वो डेफिनेशन बेस्ड था, उतना टफ नहीं था, स्टूडेंट कुछ कीवर्ड्स को याद कर लेते थे, काम चल जाता था। बट हाल ही के सालों में अगर हम बात करें, रिसेंट 3 to 4 ईयर्स, तो करंट अफेयर्स का वेटेज भी बढ़ा है, और आज के क्लास में सर हम स्पेशली कुछ उन टॉपिक्स को भी डिस्कस करने वाले हैं, उन टॉपिक्स की लिस्ट प्रोवाइड करने वाले हैं जिनको आपको इस साल के करंट अफेयर्स के लिए पढ़ना चाहिए। हाँ, उनका जो डिटेल नोट्स है वो हमारी प्रमुख अकेडमी की वेबसाइट या आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा जो बच्चे मींस में अपियर हो रहे हैं। तो हमारी जो स्ट्रेटजी रहने वाली है वो यही है कि सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए चेंज क्या हुआ है। तो सबसे बड़ा जो चेंज है वो यही आया है कि पहले क्वेश्चन जो थे वो डायरेक्ट आते थे, अब क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आते। दूसरी चीज, पहले जो है व्यक्ति कोई भी चीज रट लेता था, उसको जाके एग्जाम में रिप्लिकेट करके आ जाता था। अब जो चेंज हुआ है वो है एप्लीकेशन। अब आप चीजों को रट के नहीं जा सकते। अगर आपको एप्लीकेशन आता है, आपने अगर ब्रेनस्टॉर्मिंग की है, अगर आपने आंसर राइटिंग की है, देन ओनली यू कैन राइट गुड आंसर्स इन एथिक्स। तीसरी अगर हम बात करें तो जो केस स्टडीज, जैसा कि पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि केस स्टडीज का जो वेटेज है वो स्टैटिक है, लगभग 120 मार्क्स की केस स्टडीज है, इसलिए केस स्टडीज की जो आंसर राइटिंग है वो भी हमारे लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट बनी हुई है। दूसरी अगर हम बात करें
तो हमें इन सब चीजों के जो बदलते माहौल में करना क्या चाहिए? तो सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी होना चाहिए कि हमें 60% जो हमारा टाइम है वो किसके लिए डेडिकेटेड होना चाहिए? आंसर राइटिंग के लिए। यानी 60% टाइम हमें आंसर राइटिंग और केस स्टडीज पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि लगभग आप देखेंगे 30 जो है वो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है और इसमें से 6 जो है वो केस स्टडीज आनी है। तो हमारा जो पूरा फोकस होना चाहिए वो 60% जो हमारा टाइम है, सपोज आप में से कोई व्यक्ति 3 घंटे इथिक्स को दे रहा है तो उसमें से 60% टाइम हमारा आंसर राइटिंग पे होना चाहिए। दूसरा, बचा हुआ जो टाइम है उसमें हमें रिवीजन करना चाहिए। 40% टाइम हमारा रिवीजन को डेडिकेट होना चाहिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ पढ़ते रहेंगे, आंसर नहीं लिखेंगे तो उसका जो रिजल्ट है हमें अच्छा प्राप्त नहीं होगा। नेक्स्ट, अगर हम बात करें, कई बार बच्चे आंसर राइटिंग करते हैं तो मनगढ़ंत एग्जाम्पल लिख देते हैं या फेक एग्जाम्पल्स लिख देते हैं, उनके मार्क्स नहीं होते। उसी स्टूडेंट को मार्क्स मिलते हैं जो रियल लाइफ एग्जाम्पल लिखता है। जैसे अगर आप लीजेंड्स के एग्जाम्पल लिखें, लीजेंड्स जैसे महात्मा गांधी हो गए, पटेल का एग्जाम्पल लिखें, सरदार पटेल, या फिर आप हमारे जो लोकल हीरोज हैं जिनमें हम एडमिनिस्ट्रेटर्स को रखते हैं उनके एग्जाम्पल लिखें, तो दैट विल फेच यू गुड मार्क्स। अगर आप सिर्फ एग्जाम्पल बना बना के लिखते रहेंगे तो वो अब इस ट्रेंड में उसमें आपको मार्क्स मिलने वाले नहीं है। तीसरी अगर हम बात करें, अगर आप ये सब करेंगे, अगर आप ऊपर बताई हुई चीजों पे ध्यान देंगे कि अगर आप 60% टाइम आंसर राइटिंग, केस स्टडीज, रिवीजन, रियल लाइफ एग्जांपल्स में देंगे तो आपका जो आंसर है वो रिलेवेंट होगा, आप फास्टर रिकॉल कर पाएंगे और ये सारी चीजें आपको बेटर मार्क्स दिलाने में सक्षम होंगी। तो सर, ये जो आपने रिवीजन का मॉड्यूल बताया, अभी जो शेड्यूल बताया है, दिस शेड्यूल इज फॉर दी मेंस एग्जाम दिस ईयर। मतलब अगले 50 दिनों में अगर आपने 10 दिन, 50 में से 10 दिन आपने एथिक्स के लिए रखे हैं, जीएस पेपर 4 के लिए रखे, तो उस 10 दिनों में से आपका ऐसा मानना है कि 60% यानी 6 दिन जो हमें करनी चाहिए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। दिन का अगर हमारा 12 घंटे है तो 12 घंटे में से हमें लगभग 60% टाइम जो है वो आंसर राइटिंग में डिवोट करना चाहिए और बाकी के जो घंटे हैं वो हमें रिवीजन में देने चाहिए फॉर आवर कॉन्सेप्ट्स। और इसका सर, ये वाला जो रियल एग्जांपल्स हैं, इसके लिए आप कुछ हेल्प कर सकते हैं? हाँ सर, इसके लिए हमने प्रमुख एकेडमी में बहुत सारे एग्जांपल्स की एक एग्जॉस्टिव लिस्ट तैयार की है। अगर कोई स्टूडेंट मेंस अपियरिंग है तो वो हमारे यहाँ कांटेक्ट कर सकता है और वो एग्जांपल की लिस्ट एक्सेस कर सकता है। वो हमने तैयार कर रखी है। So there is a document for real life examples with Dharmender sir, and you can contact Pramukh Academy. We will provide you that. हाँ, यहाँ पे जो सर आपने बात करी कि ये टाइमिंग कैसे हमें करना है, अगर कोई बच्चा सिर्फ 6 डेज करना चाहता है तो वो आप 6 डेज के हिसाब से इंप्लीमेंट कर सकता है। अगर वो अपने 50 डेज में उसको इंप्लीमेंट करना चाहता है तो उस हिसाब से भी कर सकता है। ये दोनों तरह से सुटेबल रहेगा। यहाँ पे हमने जो टारगेट बनाया है वो ये बनाया कि 10 डेज में हम कैसे इस चीज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हमने इसका टाइम टेबल भी आगे तैयार किया हुआ है, वो भी हम आपको शो करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे हमने बताया भी है कि कैसे हमें अपने मेथड्स को, कैसे हमें अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को प्रायोरिटाइज करना है और डे बाय डे भी हमने उसको डिवाइड किया हुआ है सर। जी सर। तो सर, इसमें जैसे आपने टॉपिक्स पे डिवीजन किया है, थोड़ा टॉपिक्स के बारे में बताएंगे कि कैसे कैसे आपने प्रायोरिटी सेट की है टॉपिक्स की, क्यों आपने प्रोबेबिलिटी इंटीग्रिटी को ऊपर रखा है, इमोशनल इंटेलिजेंस को सेकंड रखा, वो थोड़ा सा बता सकते हैं? हाँ, जैसे कि इस वक्त सबसे ज्यादा जो कैंडिडेट्स के सामने चैलेंज है वो ये है कि टाइम कम है। अब टाइम कम में हमें जो कीवर्ड्स तैयार करने हैं वो कैसे तैयार करने हैं। ऐसे भी कई स्टूडेंट्स होंगे जिनका प्री तो निकल गया है बट उनका सिलेबस अभी तैयार नहीं होगा। तो ऐसे कैंडिडेट्स को यहाँ पे मैं एक सजेशन ये देना चाहता हूँ कि आप ये कर सकते हैं कि जितने भी PYQs हैं और सिलेबस, इन दोनों के कीवर्ड्स ले सकते हैं और इन कीवर्ड्स को 4 पैरामीटर्स पे तैयार कर सकते हैं। पहला, इनकी डेफिनेशन तैयार कर सकते हैं और डेफिनेशन हमें ऐसी लिखनी है जो इजी हो, ऐसी डेफिनेशन नहीं रखनी है जो आप बहुत टफ हो जाए। दूसरा, हमें इसके ऊपर रियल लाइफ एग्जांपल तैयार करने हैं। तीसरा, हमें ये देखना है कि ये जो कीवर्ड है इसका एडमिनिस्ट्रेशन में इंपॉर्टेंस क्या है। और चौथे में हम ये देख सकते हैं कि उस कीवर्ड को हम एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्रीज कैसे कर सकते हैं या फिर इंप्रूव उसको कैसे कर सकते हैं। तो ऐसे हमें कीवर्ड्स की एक एग्जॉस्टिव लिस्ट तैयार कर लेनी है, दैट विल हेल्प यू। हाँ, अगर ऐसा कोई कैंडिडेट है जिसने अभी तक ये चीज तैयार नहीं की है तो प्रमुख एकेडमी आपको इसमें भी हेल्प कर सकती है। ये भी चीजें हमारे पास अवेलेबल है। जी सर। सर, सबसे इंपॉर्टेंट आता है, जैसे आपने शुरुआत में बात की कि हमें रियल लाइफ एग्जांपल्स चाहिए, तो क्या जो थिंकर्स के कोटेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस के अंदर भी हम रियल लाइफ एग्जांपल्स ऐड कर सकते हैं जो कोटेशन बेस्ड क्वेश्चंस एथिक्स में आते हैं? हाँ बिल्कुल।
जैसे आप देखेंगे कि अक्सर जो 2025 का ट्रेंड है उसमें हमें यही देखने को मिला कि कोटेशन बेस्ड जो क्वेश्चन आया है वो भी उन्होंने आपका रियल लाइफ जो करंट अफेयर्स है उससे लिया है। जैसे आप देखेंगे पिछली बार एक क्वेश्चन आया था आईआर के ऊपर, इथिक्स इन आईआर, तो उसमें जो उन्होंने कोट यूज किया था वो वॉर वाला कोट था। और लास्ट ईयर आप सभी को मालूम ही है रसिया यूक्रेन वॉर न्यूज में था, राइट। और मई के महीने में इंडिया और पाकिस्तान को लेकर के भी चीजें न्यूज में थी, ऑपरेशन सिंदूर भी न्यूज में था। तो आप देखेंगे कि वो करंट अफेयर्स से ही चीजें ले रहे हैं और उसको एक थिंकर के कोड में फिट करके दे रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको कोट बेस्ड आंसर अच्छे से लिखने हैं तो आपको एग्जांपल्स ही लिखने चाहिए। अगर एग्जांपल नहीं लिखेंगे तो फिर कोट अच्छे से सब्सटेंशिएट नहीं हो पाएगा। राइट, ठीक है सर। लास्ट में आपने जो दिया हुआ है सर, ये एआई, प्राइवेसी और एथिक्स, इसका थोड़ा सा मतलब समझाएंगे? जैसे अभी आप देखेंगे कि करंट जो टाइम है उसमें एआई का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। फिर आप देखेंगे कि बहुत सारी जगह हमें जेनजी मूवमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। जेनजी मूवमेंट्स हों या फिर आपका बहुत सारी एआई ड्रिवन वीडियोस हों, आए दिन आप देखते हैं कि किसी का फेक वीडियो आ गया, किसी का मॉफ वीडियो आ गया, या कई बार आप देखेंगे किसी लीडर को जो स्पीच है उसको एआई के माध्यम से चेंज कर दिया जा रहा है। तो इस वजह से हमें ये देखने को मिल रहा है कि एआई की वजह से बहुत सारे इथिकल चैलेंजेस आ रहे हैं। क्योंकि एआई जो है ये एक इमर्जिंग ट्रेंड है या इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, तो इसमें जो इथिकल चैलेंजेस हैं ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आप देखेंगे स्टूडेंट्स बीइंग ए यूपीएससी एस्पिरेंट हम लोग भी एआई का यूज करते हैं। तो एआई जो है एक प्रकार से दो धारी तलवार जैसे, इसके फायदे भी हैं, इसके नुकसान भी हैं। तो इसमें हम ये देखने वाले हैं इस प्रकार की चीजों में कि कैसे एआई का जो है इथिकल यूज किया जाए। अभी आप रिसेंट में देखेंगे माई जीओवी जो गवर्नमेंट का पोर्टल है उसमें भी सरकार ने इसके ऊपर एक ऐसे कंपटीशन भी रखा हुआ था कि कैसे हम एआई का जो यूज है उसे इथिकल तरीके से प्रमोट करें। तो इसलिए मैं समझता हूं सर इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राइट, राइट। तो सर इसमें एआई और प्राइवेसी और एथिक्स के ऊपर जो इंटीग्रेटेड टॉपिक है जिसके ऊपर एक अच्छा मटेरियल होना चाहिए, इज इट पॉसिबल कि हम लोग वो कुछ एआई ड्रिवन एथिकल चैलेंजेस के ऊपर बात कर पाएं जहां पर नोट्स हो और जहां पर आप बच्चों को समझा पाएं कि ये क्वेश्चंस बन सकते हैं और इन क्वेश्चंस के ऐसे ऐसे आंसर्स हो सकते हैं? इज इट पॉसिबल? हाँ सर, ये हमने पहले ही तैयार कर लिया। ऐसे हमने लगभग 30 टॉपिक्स तैयार कर रखे हैं, टॉप 30, जिन पे यूपीएससी जो है वो करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है या केस स्टडी बना सकता है। तो ऐसे टॉपिक्स की लगभग 30 टॉपिक्स की जो एग्जॉस्टिव लिस्ट है वो हमने तैयार कर रखी है, और वो भी हमारे प्रमुख अकेडमी के जो ऑफिशियल हैंडल्स हैं उसके माध्यम से आपको प्राप्त हो सकते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को चाहिए तो वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये जो टॉप 30 टॉपिक्स हैं ये सारे के सारे हैंड रिटन है। हमने इसमें इस चीज का विशेष ख्याल रखा है कि जो मेंस आ रहा है उस समय स्टूडेंट के पास टाइम नहीं है, तो 30 टॉपिक्स को हमने बड़ा ही क्रिस्प और कंसाइज तरीके से हैंड रिटन फॉर्म में तैयार किया हुआ है, तो वो भी हम प्रोवाइड करा देंगे स्टूडेंट्स को। सर ये 15 डे एक्शन प्लान आपका जो है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, ये जो 15 डेज एक्शन प्लान है इसमें हम ये बेसिकली देखने वाले हैं कि कैसे हम 15 डेज में इथिक्स में मास्टरी कर सकते हैं। और ये 15 डेज एक्शन प्लान जो है वो हमारे प्रवेक के स्टूडेंट्स ने लास्ट ईयर भी फॉलो किया था। इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट हमारे ऐसे हैं जिनका स्कोर जो है 125 प्लस भी है, और ये लास्ट ईयर की बात बता रहे हैं। तो सेम स्टूडेंट्स ने ये चीज फॉलो की, 125 आए। अगर आप लोग भी ये चीज फॉलो करेंगे तो आपके भी मार्क्स आ सकते हैं, क्योंकि इसमें बड़ा हमने साइंटिफिक तरीके से चीजों को अरेंज किया हुआ है। जैसे डे 1 to 3 जो है इसमें हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले जो सिलेबस के कीवर्ड्स हैं, सिलेबस के कीवर्ड्स हो गए, जो पीवाईक्यू के कीवर्ड्स हैं, इनको कलेक्ट करना है, इस पे नोट मेकिंग करनी है, इनकी डेफिनेशंस तैयार करनी है। तो 1 से 3 दिन हमें यहाँ पे अपना स्पेंड करना है। फिर अगर हम बात करें अगला जो डे 4 से लेके डे 6 तक हमें एग्जाम्पल्स तैयार करने हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। फिर इसी में हमें आपका कुछ थिंकर्स के कोट, जैसे आपका गांधी के कोट कर सकते हैं हम, अंबेडकर जी का कोट यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ जो इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं हमारे सिलेबस में भी हैं, बहुत सारे वेस्टर्न थिंकर, इंडियन थिंकर, जैसे वेस्टर्न में सोक्रेटिस हैं, प्लेटो हैं, एरिस्टोटल हैं। तो इन तमाम थिंकर्स के कोट्स तैयार कर सकते हैं और एग्जाम्पल्स तैयार कर सकते हैं। इन दोनों चीजों को तैयार करने के बाद हमें यहाँ पे इसको रिवाइज भी करना है। फिर डे 7 से लेकर के 10 तक हमें क्या करना है, इन तमाम चीजों को रिवाइज करना है और डेली 2 आंसर और 1 केस स्टडी करना है। ऐसा सर हम अभी अपने प्रवेक प्रोग्राम में कर भी रहे हैं। हमारा जो प्रवेक प्रोग्राम है उसमें डेली हम शाम को 2 आंसर और 1 केस स्टडी डेली प्रैक्टिस करवा रहे हैं स्टूडेंट्स को। फिर जब एक बार हम ये कर लेंगे, फिर डे 11 से 13 हमें क्या करना है, अगेन हमें पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है, एरर डिटेक्शन कराना है, यानी हमें अपने मेंटर के साथ बैठना है,
और उससे पूछना है कि हमारे आंसर्स में क्या कमी है। जब हम ऐसा कर लेंगे तो डे 14 और 15 में हम क्या करेंगे, मॉक्स यानी FLT लगाना यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, उनको रिवीजन करेंगे और फाइनल हमारे जो नोट्स हैं, रिवीजन नोट्स, वो तैयार करके रख लेंगे। तो इस प्रकार से हमने आपका 15 डेज का जो टाइमलाइन है वो तैयार किया हुआ है सर। राइट। सर इसमें खास चीज ये है कि कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी हाँ। है। जो 15 दिन है उसके अंदर आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। जैसे सर ने बताया कि डे 1 से लेके डे 15 तक आपको क्या क्या करना है। अगर आप उस फेज्ड मैनर में जाते हैं, उस ऑर्डर में जाते हैं, तो आपका रिवीजन भी हो पाएगा, आपके कुछ नोट्स भी बन पाएंगे और साथ के साथ आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी हो पाएगी। और वो जैसे सर ने बताया कि लास्ट के टाइम पे आपको 2 क्वेश्चन और 1 केस स्टडी साथ में लेके चलना है। यू डू हैव टू राइट डेली 2 questions of ethics theory and 1 case study. Next is the case study solving framework. कुछ ऐसा framework भी होता है. Let's ask from धर्मेंद्र सर कि what about the framework to solve the case studies? सर वैसे सर अगर हम बात करें, हम अपने प्रमुख एकेडमी में जो बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसमें हम लगभग 10 टाइप्स के फॉर्मूले बताते हैं कि आप 10 तरीके से कैसे केस स्टडी को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। साथ ही साथ जो कोड बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, वो 3 क्वेश्चन आते हैं कोड बेस्ड, उसमें हम बच्चों को 6 टाइप्स बताते हैं। राइट। कि कैसे आप 6 तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि केस स्टडी तो 6 ही आनी है, बट अगर 10 टाइप हमें मालूम है, कई बार स्टूडेंट को समस्या आती है, वो डिफिकल्टी फेस करता है कि उसमें कौन सा टाइप लगाया जाए, तो एटलीस्ट हम 10 टाइप्स प्रैक्टिस करें। आज के इस क्लास में भी हम आपको लास्ट में बताने वाले हैं कि कैसे 10 टाइप्स से आप केस स्टडीज को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर आप हर एक केस स्टडी को डिफरेंटली इंट्रोड्यूस करोगे तो ये जो एग्जामिनर पे इंपैक्ट है उसका डिफरेंट होगा। जैसे अगर हम बात करें कि हमारा जो फ्रेमवर्क है वो क्या होना चाहिए, सबसे पहले हमें आपका केस स्टडी के फैक्ट्स, स्टेक होल्डर, इथिकल इश्यू, ये दोनों आपका क्या है, केस स्टडी के फैक्ट्स, ये हमें पहले क्लियर कर लेना चाहिए। अगर ये हमारे माइंड में क्लियर होंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे जो आपका क्वेश्चंस हैं केस स्टडी के, उनको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। सेकंड, अगर हम बात करें, हमें ऑप्शंस को देखना चाहिए। ऑप्शंस में बेस्ट डिसीजन क्या हो सकता है, उसको इंप्लीमेंट हम कैसे कर सकते हैं, ये सब प्रैक्टिस हमें पहले से ही करनी पड़ेगी। अगर हम पहले से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सिर्फ एग्जाम रूम में जाकर के प्रैक्टिस कर रहे हैं, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। दूसरी, अगर हम बात करें कि अगर हम अपनी केस स्टडी में लीगलिटी के एंगल को, फिजिबिलिटी के एंगल को, एम्पैथी को, अकाउंटेबिलिटी को, अगर इन डायमेंशंस को हम अपने आंसर्स में ऐड करके रखेंगे तो इससे जो एग्जामिनर पे इंपैक्ट है वो पॉजिटिव होगा, और अगर एग्जामिनर पे इंपैक्ट पॉजिटिव होगा तो हमारे मार्क्स में भी इंपैक्ट दिखने वाला है। राइट। सर केस स्टडी में एक चैलेंज हमेशा रहता है, जैसे आपने शुरुआत में बताया, स्टेक होल्डर आइडेंटिफिकेशन। मैंने भी ये चैलेंज कई बार फेस किया कि स्टेक होल्डर्स को कई बार हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते पूरे केस में, और टाइम निकल जाता है। लेटर ऑन लास्ट में हमको समझ में आता है कि यार ये भी एक स्टेक होल्डर था पूरे केस के अंदर। तो ऐसा कुछ भी है क्या कि कुछ ऐसा मेथड हो जिससे हम समझ पाए कि हाँ ये एक स्टेक होल्डर है और ये एक स्टेक होल्डर नहीं है? ऐसा कुछ हम लोग फ्यूचर में बात कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। जैसे अक्सर आंसर राइटिंग बच्चों की चेक करते हुए मैंने एक चीज देखी है कि कई बच्चे जब स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई करने जाते हैं तो वो किसी भी चीज को स्टेक होल्डर बना देते हैं। यानी आप ये सोचिए कि कई बार स्टूडेंट्स में मैंने देखा है कि वो नॉन लिविंग थिंग को भी स्टेक होल्डर बना रहे हैं। तो आप ये ध्यान रखना कि नॉन लिविंग चीज जो है वो स्टेक होल्डर नहीं हो सकती। जैसे हाइपोथेटिकली में एग्जांपल लेते हैं कि मान लो जैसे कोई कंपनी है, उसमें एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, तो कई बार मैंने ये देखा है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो सीधा कंपनी को स्टेक होल्डर बना रहे हैं, क्योंकि कंपनी जो है वो एक प्रकार से नॉन लिविंग है। हम स्टेक होल्डर बनाएंगे कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है या कंपनी के जो एम्प्लॉइज हैं, उनको स्टेक होल्डर बनाएं। तो स्टेक होल्डर बनाते वक्त हमें एक तो ये चीज ध्यान रखनी है। दूसरा, जब हम केस स्टडी पढ़ रहे हैं तो हमें केस स्टडी पढ़ते वक्त ऐसा करना चाहिए, जब भी आप केस स्टडी पढ़ रहे हैं तो उसमें नंबरिंग कर दो आप। वो जो नंबरिंग आप करेंगे इससे भी स्टेक होल्डर को आइडेंटिफाई करना आसान होता है। तीसरा जो मैं सजेशन देना चाहूंगा कि कुछ स्टेक होल्डर्स ऐसे होते हैं जो बड़ा ही कॉमन होते हैं। जैसे उनमें से एक स्टेक होल्डर है सोसाइटी। अगर आपको मान लो 2 या 3 स्टेक होल्डर आपने आइडेंटिफाई कर लिए, अब आपको स्टेक होल्डर नहीं आ रहा है, तो आप सोसाइटी एट लार्ज जो है, ये स्टेक होल्डर आप लगभग हर एक केस स्टडी में कोट कर सकते हैं। सो ये एक अच्छे इंपॉर्टेंट टिप्स है आपके लिए जो आप स्टेक होल्डर आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन सर, GS4 का स्टाइल के एग्जांपल्स कैसे कैसे हो सकते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं? तो आप थोड़ा केस अप्रोच और मॉडल कंक्लूजन के हिसाब से थोड़ा बताइए कि स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए आंसर का। जैसे अगर मैं बात करूं, GS पेपर 4 में 2-3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे सबसे पहले आप देखेंगे कुछ क्वेश्चन आते हैं डेफिनेशन बेस्ड। डेफिनेशन बेस्ड जो क्वेश्चन है, इनको आंसर करना बड़ा ही इजी होता है, क्योंकि हमें सीधा इसमें क्या करना है, डेफिनेशन को इंट्रोडक्शन में लिख देना है
और फिर जो हमारी डिमांड है उसको बॉडी में एड्रेस करते हुए हमें एक कंक्लूजन पॉजिटिव लाइन में लिख देना है। राइट। सेकेंड टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो होते हैं आपका कॉन्टेक्स्ट बेस्ड। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि कोई एक स्टेटमेंट देते हैं, उसमें बताया जाता है कि ये स्टेटमेंट है, ऐसा कुछ चल रहा है, और उस टाइप के क्वेश्चन बच्चों को कई बार चैलेंजिंग भी लगते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं इनमें हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम करंट से उसको लिंक करके इंट्रोड्यूस करें, या फिर अगर हमारे पास कोई रिपोर्ट है या फिर कोई डेटा है तो उससे हम इस प्रकार के आंसर्स को स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरा जो टाइप आता है थ्योरी वाले क्वेश्चंस में वो होता है कोड बेस्ड क्वेश्चंस। कोड बेस्ड क्वेश्चंस को भी लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे इसमें मैं यहाँ पे 2-3 तरीके डिस्कस करूंगा। सबसे पहला तरीका है कि हम कोड को क्या कर दें, समराइज कर दें। दूसरा इसमें तरीका ये होता है कि कोड में अगर कोई इथिकल डायलेमा है या इथिकल कॉन्फ्लिक्ट है, डायलेमा है अगर या कोई कॉन्फ्लिक्ट है, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। या फिर हम ये कर सकते हैं कि अगर कोई कोड दिया हुआ है उसका कोई करंट रिलेवेंस है तो उस करंट रिलेवेंस से लिंक करके भी हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये 3-4 तरीके हैं जिससे हम थ्योरी बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको आंसर कर सकते हैं। नाइस सर, ये बहुत अच्छा था कि सर ने हमको कुछ क्लासिफिकेशंस दे दिए कि क्वेश्चंस को इतने पार्ट्स में डिवाइड करके पहले से ही आप एक माइंड मैप क्रिएट करके चले, और उसके बेसिस पे यू कैन राइट द इंट्रोडक्शन, राइट द बॉडी एंड देन कंक्लूड द आंसर। और ये बहुत अच्छा था कि कॉन्टेक्चुअल बेस्ड, डेफिनेशन बेस्ड एंड कोटेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको कैसे एड्रेस करना है वो भी सर ने बताया। तो इन चीजों को आप ध्यान रखिएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग इज लो स्कोर डायग्नोसिस। सर ने कुछ ऐसे डायग्नोसिस किए कि क्यों लोग काफी कम स्कोर कर रहे हैं एथिक्स में, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि बाकी जीएस के पेपर्स में दे आर स्कोरिंग नाइसली, बट जीएस पेपर 4 में कम स्कोर कर रहे हैं। उसका कुछ रीजन शायद मुझे ये भी लगता है कि जीएस पेपर 4 को बहुत बाद में एड्रेस किया जाता है स्टूडेंट्स द्वारा, जबकि पूरे जीएस के प्रिपरेशन में बाकी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इनका वेटेज उसकी पढ़ाई में, उसके एफर्ट्स में ज्यादा होता है। एथिक्स को वो बहुत डिले करते रहता है, इसीलिए भी जीएस पेपर 4 में मार्क्स कम होते हैं। बाकी के जो रीजंस हैं सर उनको बताएंगे कि क्या रीजंस है। सर बताइए। जैसे कि ज्यादातर स्टूडेंट मैंने देखे हैं, कई बार स्टूडेंट्स का ऑप्शनल में बढ़िया मार्क्स आ रहा है, जीएस 1 से लेके 3 में अच्छा आ रहा है, ऐसे और इथिक्स में वो आपका लो स्कोरिंग हो जाते हैं। तो उसके बहुत सारे रीजंस हमने निकाले। जैसे सबसे बड़ा कारण ये है कि कई बार स्टूडेंट्स जो है जेनरिक एग्जांपल्स देते हैं, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, बड़ा ही सेल्फ मेड एग्जांपल दे दिया, रियल लाइफ एग्जांपल नहीं दिया। तो जेनरिक एग्जांपल्स अगर स्टूडेंट लिखता है अपने आंसर में तो उसके नंबर कम आना स्वाभाविक है। दूसरी अगर हम बात करें, कई बार हमने देखा है कि स्टूडेंट लॉन्ग पैराग्राफ्स लिख रहे हैं, लंबे लंबे आंसर्स लिख रहे हैं, तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स के मार्क्स कम आते हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है कि वीक कंक्लूजन में पूछा कुछ गया है, आप कुछ लिख रहे हैं। कई बार मैंने ये देखा है कि स्टूडेंट सिंपल सा एक कोट लिख के छोड़ देते हैं या सिंपल सी कोई सिंगल लाइन लिख के छोड़ दी, तो इन केसेस में जो स्टूडेंट्स हैं उनको नंबर कम मिलते हैं। तो ये 3 मेजर समस्याएं हैं जिसकी वजह से कई बार जीएस पेपर 4 में जो मार्क्स हैं वो कम आते हैं रिलेटिवली। अब इनको हम सही कैसे कर सकते हैं, तो इनको फिक्स करने का सॉल्यूशन भी है। सबसे पहला कि अगर हमें कीवर्ड मिल रहा है, अगर इथिक्स का क्वेश्चन कीवर्ड बेस्ड है, तो सबसे पहला काम हमारा ये होना चाहिए कि हम कीवर्ड की डेफिनेशन लिखें, और डेफिनेशन जो हमारी होनी चाहिए वो सिंपल होना चाहिए, सिंपल और ल्यूसिड। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम डेफिनेशन इतनी कॉम्प्लेक्स लिख दें कि एग्जामिनर उसमें अपना पूरा दिमाग घुसेड़ के रखा हुआ है कि भाई कैसे उसको समझना है। तो जो डेफिनेशन है वो एकदम सिंपल हो। दूसरा हमें जो ध्यान रखना है, स्टेक होल्डर मैपिंग करनी है। जैसे कई बार स्टूडेंट्स बॉडी को एड्रेस करते हैं, तो बॉडी एड्रेस करते हुए वो लोग कुछ भी लिख देते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें वही लिखना है जो उसमें पूछा गया है, जिनके स्टेक्स में इन्वॉल्व है। तीसरा जो हमें याद रखना है एग्जाम्पल्स का, एग्जाम्पल्स हमारे जो हैं ज्यादा से ज्यादा रियल लाइफ होने चाहिए, यानी ज्यादा से ज्यादा हमें आईएएस और जो पीसीएस अधिकारी हैं इनके एग्जाम्पल्स लिखने चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हम अधिकारी बनने वाले हैं, आईएएस अधिकारी बनने वाले, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनने वाले हैं। तो ज्यादा से ज्यादा अगर हम वो एग्जाम्पल लिखेंगे तो वो इम्पैक्ट डालेगा। एक चीज हम और कर सकते हैं, और वो है कि अगर ये चीजें आपने सीख भी ली, यहाँ पे मैंने आपको बता भी दी, तब भी ये चीज आपको किसी भी मामले में हेल्प नहीं करेंगे जब तक कि आप आंसर राइटिंग नहीं करने वाले हैं। तो हमें करना ये है कि हमें एक रूल बना लेना है कि पर डे, एवरीडे हमें कम से कम एक आंसर लिखना चाहिए। अगर आप जैसे अभी मेंस की फेज में एक आंसर पर डे नहीं लिख सकते, तो एटलीस्ट हमें वीक में 8 से 10 आंसर इथिक्स के प्रैक्टिस करने चाहिए, क्योंकि इथिक्स इज ऑल अबाउट आंसर राइटिंग, और आंसर राइटिंग में भी हमें एग्जांपल्स वगैरह को इंक्लूड करना चाहिए। तो अगर हम ये स्टेजेस को फॉलो करेंगे तो मेरे हिसाब से जो लो स्कोरिंग की प्रॉब्लम है उसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है।
सर कुछ दिन पहले आप मुझे बता रहे थे कि कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स के आपके पास कुछ लिस्ट है, कुछ इंडेक्स बनाया है, और कोई वेब पोर्टल या कुछ ऐसा ब्लॉगिंग साइट्स हैं जहां से सर को कुछ अच्छे एग्जांपल्स मिले हैं। तो ही हैज केप्ट अ रिपोजिटरी ऑफ सच एग्जांपल्स एंड ही कैन शेयर। और यहाँ पर प्रमुख एकेडमी में ही इज द फैकल्टी फॉर एथिक्स पेपर 4। तो जो लोग भी धर्मेंद्र सर से पढ़ना चाहते हैं फॉर देयर फाउंडेशन बैचेस, दे कैन ऑल्सो कम टू प्रमुख एकेडमी। Our foundation batch is starting from 16th of July और seats बहुत limited हैं. We have residents here in Vadodara as well as we run the classroom batches. जो भी लोग वडोदरा में रहते हैं, आसपास के एरियाज में रहते हैं, वो यहाँ पर आके क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। साथ में we are providing the online access on our application BAPS Pramukh Academy application that is available on both iStore as well as the Play Store of Android. सर ने कुछ दिन पहले बताया था कि कुछ ऐसे रियल लाइफ एग्जांपल्स का उन्होंने रिपोजिटरी क्रिएट किया है एंड ही वांट्स टू शेयर दैट रिपोजिटरी एंड दैट डेटा ऑफ रियल लाइफ एग्जांपल्स विद द स्टूडेंट्स। सो क्वाइट पॉसिबल कि सर आने वाले दिनों में शायद एक ऐसा ही वीडियो क्रिएट करें जहां पर वी विल टॉक अबाउट द रियल लाइफ एग्जांपल्स एंड ही विल शेयर हिज इनसाइट्स अबाउट दोस रियल लाइफ एग्जांपल्स एज वेल एज उस एग्जांपल को कैसे पोर्ट्रे करना है, कैसे कोट करना है अपने आंसर में ताकि आपको बेस्ट मार्क्स मिल सके, वो भी सर शेयर करेंगे इन द कमिंग वीडियोस। सर नेक्स्ट चलते हैं आगे। विल टॉक अबाउट आपका रिवीजन का एक शेड्यूल आपने बनाया था फॉर दिस ईयर्स मेंस एज वेल एज जो बच्चे नेक्स्ट ईयर तैयारी करना चाहते हैं बट वो मेंस के पैटर्न पे ही अपने आप को रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उतना एफर्ट डाला जाए जैसे इस बार मेंस देने वाले कोई स्टूडेंट्स डाल रहे होंगे। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स से मैं मिला हूं अभी तक जो ये कह रहे हैं कि हम ये सोच के तैयारी कर रहे हैं कि हमको इस बार का मेंस देना है और उसी स्पीड से जा रहे हैं। तो वो लोग भी इसको फॉलो कर सकते हैं जो एग्जैक्टली इस बार मेंस नहीं दे रहे हैं बट दे वांट टू कीप द पेस लाइक समबडी हु इज गिविंग मेंस दिस टाइम। सर प्लीज एक्सप्लेन सर रिवीजन सिस्टम। जैसे कि यहाँ पे हमने रिवीजन जो हमारा सिस्टम है उसको हमने 4 साइकिल में डिवाइड करके रखा हुआ है। जैसे सबसे पहला, जैसे मान लो आज आपने मॉर्निंग में कोई चीज पढ़ी है या कोई डेफिनेशन पढ़ी है तो उसको हमें आपका 24 आवर्स बाद दोबारा से एक बार गो थ्रू कर लेना है। गो थ्रू का यहाँ पे मीनिंग ये नहीं है कि आप दोबारा से उसको एक याद करने बैठ जाएं। अगर आपने किसी भी चीज को एक दिन पहले याद किया हो सिर्फ एक बार इसको गो थ्रू कर सकते हैं। और याद करने को लेकर भी हम एक वीडियो लेकर के आएंगे कि कैसे एथिक्स की जो चीजें हैं उनको हम आसानी से याद कर सकते हैं, आसानी से उनको एक प्रकार से अपनी मेमोरी में बिठा सकते हैं। दूसरी साइकिल में हम क्या करेंगे, 3 दिन बाद एक बार एक्टिव रिकॉल सेशन रखेंगे। एक्टिव रिकॉल का यहाँ पे मीनिंग ये है कि जैसे मान लो आपने 3 दिन तक बहुत सारी डेफिनेशंस को पढ़ा, अब क्या करना है, हमें अपने नोट्स बंद करने हैं, अपनी आंखों को क्लोज करना है एंड वी हैव टू रिकॉल। एक ब्लैंक शीट लेनी है, उस पर लिखना है कि हमने अभी तक 3 दिन में कौन कौन सी डेफिनेशंस को सीखा, उस डेफिनेशन में क्या क्या कीवर्ड थे। तो उस प्रकार से हमें रिकॉल साइकिल करनी है। अगर हम ऐसा रिकॉल करेंगे तो हमें चीजें जल्दी आसानी से याद हो जाएंगी। फिर तीसरे साइकिल में हम क्या करेंगे कि रिकॉल के बेस पे हम एक प्रकार से कंप्रेस नोट बनाएंगे। कंप्रेस नोट का मतलब हुआ शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। अब ये शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, ये भी हम लोगों ने आपका BAPS जो फाउंडेशन का बैच होता है हमारा प्रमुख एकेडमी में, उसमें भी हमने कर रखा है, बच्चों को सिखा रखा है कि शॉर्ट नोट्स बनाने कैसे हैं। अब जैसे मान लो हम इंटेग्रिटी को पढ़ रहे हैं तो इंटेग्रिटी की जो डेफिनेशन है हमने याद की कि इंटेग्रिटी ऐसा है कि जो व्यक्ति बोलेगा, जो व्यक्ति सुनेगा और जो व्यक्ति आपका लोगों से कह रहा है, यानी इंसान की तीनों चीजों में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, एक्शन में, स्पीच में और थॉट में। अब ये डेफिनेशन, अब हम क्या करने वाले हैं, इसकी बहुत बड़ी डेफिनेशन याद नहीं करने वाले, सीधा हम एक डायग्राम सा बनाएंगे इस प्रकार से और यहां पे हम इसको हाईलाइट कर देंगे। शेडेड पोर्शन हो जाएगा इंटेग्रिटी, ये हो जाएगी स्पीच, ये हो जाएगी आपका थॉट और ये हो जाएगा एक्शन। तो ये जो बीच का शेडेड पोर्शन है ये हमारा इंटीग्रिटी हो जाएगा। इस प्रकार के डायग्राम्स वगैरह बना सकते हैं हम कंप्रेस नोट्स में, या फिर हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो तीसरे साइकिल में हमें वो करना है। चौथा साइकिल ये है कि हम फाइनल नोट्स का रिवीजन करेंगे और उनको आंसर राइटिंग में रिफ्लेक्ट करेंगे। तो इन 4 साइकिल में अगर हम अपने रिवीजन को बनाते हैं तो हमारा जो रिवीजन है वो काफी स्ट्रॉन्गर होने वाला है। राइट सर, ये एग्जाम्पल के थ्रू आपने जो ये नोट्स का एग्जाम्पल दिया, वेन डायग्राम से सर ने एक्सप्लेन किया कि डेफिनेशन अगर आपके पास है और आप जल्दी कंप्लीट करना चाहते हैं उस आंसर को, आप अपना समय और वर्ड्स खराब नहीं करना चाहते, तो यू कैन प्रोवाइड द डेफिनेशन लाइक दिस यूजिंग अ वेन डायग्राम, जिससे आपका टाइम भी बच जाएगा और आपके वर्ड्स भी कम खर्च होंगे और जो पेपर इवेल्युएट करेगा उसको समझ में भी आ जाएगा। सर द नेक्स्ट थिंग इन आवर डिस्कशन विल बी लास्ट के जो 48 आवर्स हैं उसका एग्जीक्यूशन प्लान इस बार के जो मेंस देने वाले स्टूडेंट्स हैं उनका क्या होना चाहिए? उनका सबसे पहला यही होना चाहिए कि जैसे
लास्ट के 48 आवर्स में हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो रिवाइज करना चाहिए नोट्स को, एग्जाम्पल्स आपका जो है उनको रिवाइज करना है, और जो केस स्टडीज की टेम्पलेट्स हमने बना के रखी हैं उनको हमें रिवाइज करना है। जैसे हमने डिसाइड कर रखा कि अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो हम इस केस स्टडी में इस प्रकार से सॉल्व करने वाले हैं, तो उन टेम्पलेट्स को हम रिवाइज कर सकते हैं। दूसरा हम ये कर सकते हैं कि हमें नया सोर्स आपका नहीं पढ़ना है लास्ट के 48 आवर्स में, यानी एग्जाम होने से पहले। जैसे आप देखेंगे कि ऐसे के एग्जाम से एक दिन पहले हमें नए सोर्स की तरफ रेफर नहीं करना, नए एग्जाम्पल्स नहीं पढ़ने, क्योंकि अल्टीमेटली वो एग्जाम में जो है हमारे लिए प्रेशर बना देगा। तीसरी चीज जो हमें याद रखनी है, हमें अच्छे से सोना है एग्जाम से पहले, हमें अपने माइंड को, चीजों को एकदम क्लीन रखना है, खुद पे विश्वास रखना है और अपनी प्रिपरेशन पे विश्वास रखना है। देखो, अगर हम मेंटली प्रिपेयर्ड हैं तो बैटल तो वैसे ही जीती जाती है। एक बड़ी फेमस कहावत है कि जो हाफ बैटल है वो वन इन द माइंड, आधी लड़ाई तो दिमाग में ही जीती जाती है। अगर दिमाग आपका शांत है तो इथिक्स का पेपर भी आपका अच्छा ही जाने वाला है, अगर नहीं शांत है तो हो सकता है कि पेपर छूट जाए। तो हमें अपने मेंटल पीस पे विशेष ध्यान देना है। ये हमारा 48 डेज से जो एग्जाम है मेंस का, उससे पहले का प्लान होना चाहिए। तो सर 48 आवर्स का जो आपका प्रिपरेशन प्लान है, या जो मेंटल जो डिटेलिंग प्लान है, जिसको आप अपने ब्रेन को डिटेल करना कहते हैं, वो प्लान सर ने बताया है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से जो एस्पेक्ट है, दैट इज ट्रस्ट योर प्रिपरेशन। यू ऑलवेज हैव टू ट्रस्ट योर प्रिपरेशन कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, और आप जो प्रोड्यूस करेंगे पेपर में वो भी ठीक प्रोड्यूस करेंगे। दैट काइंड ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस यू टेक इन योर एग्जामिनेशन हॉल, तब आप कुछ जाकर मार्क्स गेन कर पाते हैं। वरना यू ऑलवेज स्ट्रेस्ड योरसेल्फ आउट कि मेरा होगा नहीं होगा, मेरे प्रिपरेशन किसी और से कम है या ज्यादा है। एक कंपैरेटिव एनालिसिस आपके दिमाग में चलता रहता है, जो कि बहुत डेंजरस है। नेक्स्ट सर, व्हाट यू सजेस्ट कि आंसर राइटिंग का ब्लूप्रिंट कैसा होना चाहिए, एंड व्हाट अबाउट दिस गोल्डन रूल एट द एंड? जैसे एथिक्स में हमारे 2 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं जिनका जो वेटेज है 10 मार्क्स होता है, केस स्टडीज का जो वेटेज है वो 20 मार्क्स होता है। तो दोनों की जो आंसर राइटिंग है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस भी होता है। जैसे अगर हम 10 मार्कर की बात करें तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं कि डेफिनेशन लिख सकते हैं, फिर डेफिनेशन की हम एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। जैसे फिर हम उसको एक्सप्लेनेशन को, जैसे मान लो हमने डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन में इसको डिवाइड करके रखा हुआ है, तो हर एक डायमेंशन को हम क्या कर सकते हैं, सब्सटेंशिएट कर सकते हैं एग्जाम्पल्स के माध्यम से, और फिर हम आपका कंक्लूजन दे सकते हैं। यानी अगर हम ओवरऑल जो फ्रेमवर्क है 10 मार्कर का, उसको अगर सिंपल वर्ड्स में समझाएं तो इंट्रोडक्शन में हम दे सकते हैं क्या, डेफिनेशन, और जो बॉडी वाला पोर्शन है उसमें हम उस पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है उसमें जो डिमांड पूछी गई उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन से, और उसको एग्जांपल्स के माध्यम से और अच्छे से समझा सकते हैं, और फाइनली हम उसको कंक्लूड कर सकते हैं। अगर हम बात करें 20 मार्कर की, तो 20 मार्कर में सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन लिखना है, और इंट्रोडक्शन के लगभग आपका 10 टाइप्स हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर दूसरा जो पार्ट होगा वो होगा डायमेंशन का एनालिसिस। जैसे केस स्टडीज में हम देखेंगे कि बहुत सारी डायमेंशंस पूछी जाती हैं, अलग अलग डायमेंशंस पूछी जा रही हैं, तो उन डायमेंशंस को हमें प्रॉपर्ली एनालाइज करना है। केस स्टडीज में हमें जो एक मेन चीज याद रखनी है वो याद रखनी है कि यहाँ पे हमें फैक्ट्स जो हैं केस के, उनको बार बार यूज करना है, ताकि एग्जामिनर पे इंपैक्ट जाए कि हमने केस स्टडी को काफी अच्छे से पढ़ा हुआ है। तीसरी जो हमें बात याद रखनी है कि हमारे आंसर्स में इथिकल लेंस होना चाहिए। आंसर ऐसे नहीं होने चाहिए जो आपका टिपिकल हमें जीएस के टाइप लगे, तो हमें बहुत ज्यादा इथिकल कीवर्ड्स, इथिकल जो चीजें हैं, इथिकल जो सेंटेंसेस हैं, कोट्स हैं, उनको यूज करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारा जो कंक्लूजन होना चाहिए वो एक प्रकार से बैलेंस्ड कंक्लूजन होना चाहिए। ऐसा कंक्लूजन हो जो एक प्रकार से बैलेंस्ड नोट पे खत्म हो रहा हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर आपके आंसर में आप एग्जामिनर को एडमिनिस्ट्रेटर की तरह फील कराएंगे, देन यू विल गेट गुड मार्क्स। अगर आप उनको एकेडमिक की तरह फील कराएंगे, देन यू मे नॉट बी गेटिंग गुड मार्क्स। तो हमें एक अधिकारी की तरह बिहेव करना है, ना कि एक एकेडमिक स्टूडेंट की तरह। So feel like an administrator is a golden rule for this GS paper 4. How you can feel like an administrator while answering the questions of ethics GS paper 4, specifically in the case studies? You must give the idea that somebody from the administration is answering the questions, not a person who is still studying, or a bookish person, or a very much academic person, या कोई scholar answer कर रहा है। That means कि practical answers देने, practical solutions देने हैं, don't have to provide very theoretical or idealistic solutions to the problem. तो यहाँ पर you will make him understand that I have a caliber to act like an administrator and think like a administrator. Sir, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी लास्ट में expected outcomes वो क्या है आपके हिसाब से, कि क्या outcomes हम लोग expect कर सकते हैं? अगर आप हमारे द्वारा बताई गई स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे कंसिस्टेंटली स्पेशली, तो इससे आपका हायर रिटेंशन होगा, आप फास्टर आंसर राइटिंग कर पाएंगे,
और साथ ही साथ जो आपका केस स्टडी का स्ट्रक्चर है वो भी आपका अच्छा होगा, जो थ्योरी वाले क्वेश्चंस हैं उनका भी स्ट्रक्चर अच्छा होगा। और अगर आप ये सब अच्छा करेंगे तो डेफिनेटली जो GS4 है उसमें आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा हाई होने वाला है। तो ये कुछ हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं अगर आप हमारी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। हायर रिटेंशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे एग्जाम का, यूपीएससी सीएससी एग्जाम का। व्हाई हायर रिटेंशन? बिकॉज देयर इज लॉट टू लर्न, देयर इज लॉट टू रिमेंबर, देयर इज लॉट टू मेमोराइज। सो देयर आर n number of facts, lakhs of events to be learned. खास तौर पे जीएस पेपर 4 में यू विल हैव लॉट ऑफ फिलोसफी, साइकोलॉजी, लॉट ऑफ स्कॉलर्स, थिंकर्स, ये सब कुछ होगा। तो इतना सब कुछ मेमोराइज करने के लिए यू नीड टू हैव अ प्लान, इतना सब कुछ रिवाइज करने के लिए यू नीड टू हैव अ प्लान। अगर आप इस हिसाब से जाते हैं तो शायद आप सक्सेसफुली जीएस पेपर 4 में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सर आपके हिसाब से अच्छा स्कोर क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से जो पिछले साल के हमारे स्टूडेंट्स का स्कोर रहा है लगभग 125 से लेकर के 135 जो है, ये GS4 का बड़ा अच्छा स्कोर है। अगर आप हमारे द्वारा बताई गई स्ट्रेटजी जो हमने यहाँ पे आपको कंटेंट बताया है प्रमुख अकेडमी वाला, अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली यू कैन स्कोर 125 और मोर देन दैट। जैसे यहाँ पे हमने कुछ टॉपिक्स भी तैयार किए हैं, आई शो यू कि इस बार के जो करंट अफेयर्स में ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमने करंट अफेयर से निकाले हुए हैं। अगर इन टॉपिक्स को आप तैयार करके जाएंगे तो लगभग मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ 4 से 5 जो क्वेश्चंस हैं और इवन 2 से 3 जो केस स्टडीज हैं वो भी हमें इन्हीं टॉपिक्स के अराउंड देखने को मिलेंगी। लगभग ये 30 टॉपिक्स की एग्जॉस्टिव लिस्ट है। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप प्रमुख अकेडमी को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। प्रमुख अकेडमी विल बी प्रोवाइडिंग यू। ये 30 जो थीम्स सर ने आइडेंटिफाई किए हैं, थीम्स फॉर जीएस पेपर 4, दैट यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के आपको ये टॉप 30 जो थीम्स आइडेंटिफाइड है ये मिल जाएंगे। इनको आप रिवीजन में अपने साथ लीजिए, ज्यादा नहीं है, 2 पेज में सारे थीम्स आ गए हैं। और फाइनली माइंड मैप करने के लिए आप इन 30 थीम्स को यूज कर सकते हैं। लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए आप इन 30 थीम्स को यूज कर सकते हैं। आपका जो क्वेश्चन होगा इन्हीं थीम्स के इर्द गिर्द घूमने वाला है। सर ये लास्ट में जो हमने है ये केस स्टडीज के 10 टाइप्स के इंट्रोडक्शंस कैसे हो सकते हैं उसको विद एग्जांपल यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। अगर आप लोग चाहें तो इसको फॉलो कर सकते हैं। जैसे कॉन्टेक्स्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए उसका एग्जांपल भी हमने कनेक्ट किया है। इथिकल डायलेमा बेस्ड इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए वो भी यहाँ पे बाकायदा एग्जांपल के द्वारा समझाया गया है। तो टोटल 10 टाइप्स के इंट्रोडक्शंस मैंने अपने एनालिसिस में देखे। तो इन 10 टाइप से हम केस स्टडीज को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इससे हमारी केस स्टडीज की जो मोनोटोनी है वो ब्रेक हो जाएगी और हमारा जो स्कोर है जीएस पेपर 4 में वो भी इंप्रूव हो जाएगा। Right. So the important part is to break the monotony, and how you can do that if you identify that what can be monotonous, क्या चीजें monotonous हो सकती हैं, उसको avoid करके आप ये कर सकते हैं। और सर के हिसाब से ये 10 जो के स्टडीज के थीम्स हैं, अगर आपने वो समझ लिए कि इनमें डिफरेंस क्या है तो आप समझ जाएंगे कि कैसे डिफरेंटली इन 10 के 10 थीम्स पे आंसर आप कर सकते हैं। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस वीडियो में जुड़ने के लिए। और सर इज अ परमानेंट एक्सपर्ट फॉर जीएस पेपर 4 in Pramukh Academy. That is, he takes the classes also in our foundation batch as well as for our Pravek student. That means ऐसे लोग जो इस बार मेंस लिख रहे हैं और जो अगली बार मेंस लिखेंगे, ऐसे लोगों के लिए जीएस पेपर 4 के लिए द कोर फैकल्टी, कोर इवैल्यूएटर एंड द कोर गाइड वी हैव धर्मेंद्र भदौरिया सर। तो इनका अगर आप कोई फायदा उठाना चाहते हैं, आप अपने आंसर्स में वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं, इनसे जो भी नॉलेज ग्रहण करें वो लेना चाहते हैं, तो उसके लिए यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट प्रमुख अकेडमी टू टेक ऑल दी knowledge which has been gathered by or which has been expertised by Mr. धर्मेंद्र भदौरिया सर। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 1 के मोस्ट एफिशिएंट डिस्कशन और स्ट्रैटेजी प्लानिंग के लिए यू हैव टू कीप कनेक्टेड टू प्रमुख अकेडमीज चैनल, यूट्यूब चैनल। साथ के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो लोग इस बार मेंस देने वाले हैं, जो अगली बार मेंस लिखने की ताकत रखते हैं, दोज हु हैव पोटेंशियल टू राइट मेंस नेक्स्ट ईयर, उन लोगों के साथ शेयर कीजिए। लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज कमेंट कि आप लोगों का इस बार का जीएस पेपर 4 का एक्सपेक्टेड स्कोर क्या है। सो दैट यू हैव टू मेंशन इन दी कमेंट्स बिलो। आपके कमेंट्स पढ़कर अच्छा लगेगा एंड देन वी कैन डिस्कस दैट वेदर दैट स्कोर इज सुटेबल इनफ और नॉट। Right? So that's all for this video. Thank you so much for joining in. Namaskar.